आप सबको जय माता की। आज से मैं एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 2022 ईस्वी सन में भारत में होने वाले घटनाक्रम, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक या अन्य राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र होगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस का प्रसार कितना होगा, जिसके अंतर्गत नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का स्तर क्या रहेगा, भारत में होने वाले राज्य स्तरीय चुनावों का परिणाम क्या हो सकता है, और अंत में 12 राशियों का एक एक करके 12 राशियों का प्रति माह का राशिफल भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। इसलिए आप अगले वीडियो को भी लगातार ध्यान से देखिए। इस वीडियो में सिर्फ प्रारंभिक जानकारियां, जिनके अंतर्गत भारत के घटनाक्रम, भारत के सामरिक, आर्थिक आदि विषयों पर चर्चा, इसके साथ ही भारत के विदेश नीति या इनके पड़ोसियों से संबंधों के विषय में भी विस्तृत चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए और बाकी राशिफल के लिए अगले वीडियो को भी जरूर देखिए। आप सर्वप्रथम आप एक बात समझिए कि इस वर्ष यानी 1 जनवरी 2022 के मध्यरात्रि को जब 1 तारीख का प्रवेश हुआ, उस समय कन्या लग्न का चरण चल रहा था, यानी उस समय कन्या लग्न चल रहा था और स्वतंत्र भारत का लग्न वृषभ है। इस आधार पर दिनांक 1 जनवरी 22 का लग्न और स्वतंत्र भारत का लग्न, इनका पंचम नवम का योग बन रहा है। यह ज्योतिष की दृष्टि से बड़ा ही शुभ संकेत है और यह स्पष्ट है कि 2022 में भारत लगभग हर प्रकार से प्रगति करेगा। चाहे अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो, किंतु प्रवेश यानी 2022 का प्रवेश लग्न और भारत का लग्न, इन दोनों के पंचम नवम योग के कारण लगभग हर मामलों में, चाहे वह आर्थिक मामला हो, सामरिक मामला हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत का पूर्णतः विकास होने वाला है। बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव भी इसको प्रभावित तो कर सकता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही न्यूनतम होगी। इसलिए आप विश्वास रखिए, इस वर्ष भारतवर्ष में उन्नति, प्रगति, स्थिरता के साथ ही सामरिक ताकत में वृद्धि और आर्थिक मामलों में भी उन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके बाद यदि विदेश नीति की बात करें तो भारत के विदेश नीति के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों से संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और उसमें आर्थिक और सामरिक विचारों पे अति प्रगति होगी। विशेष बात जो ध्यान देने वाली है, भारत के मित्र राष्ट्र ईरान और अमेरिका, इनसे संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। बाकी अन्य इस्लामिक राष्ट्रों से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, बल्कि भारत में निवेश की सर्वाधिक मात्रा शायद खाड़ी देशों से ही आएगी। इसीलिए सिर्फ ईरान और अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों से भारत के संबंध अच्छे रहेंगे। अब आते हैं चीन और पाकिस्तान से। चीन का पूर्वोत्तर के साथ में ही लद्दाख के क्षेत्रों में भी अतिक्रमण का दुस्साहस लगातार बना रहेगा और वह अपने पलटू मिजाज के अनुसार अतिक्रमण का लगातार कोशिश करता रहेगा, भले उसको बार बार मुंह की खानी पड़े। किंतु एक बात मान के चलिए, चीन अपनी प्रवृत्ति से थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकता है और वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अतिक्रमण का सतत प्रयास करता रहेगा। बल्कि भूटान से लगे भारतीय क्षेत्रों पर इस वर्ष उसके अतिक्रमण का घटना ज्यादा होगा। पाकिस्तान से संबंधों में कोई मधुरता नहीं आनी है, बल्कि कुछ खास घटनाक्रम जो फरवरी से अप्रैल के मध्य में होंगी, वह आपसी संबंधों को और भी बिगाड़ सकते हैं। इस बीच में कुछ बड़ी विध्वंसकारी घटनाएं भी पाकिस्तान के प्रयोजन से हो सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ही भारत के साथ भी पाकिस्तान के संबंधों में और भी कटुता पैदा होने वाला है।
इसके बाद बात करते हैं कि स्वास्थ्य जनित मामलों में इस साल भारत का भविष्य कैसा रहेगा। भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत शानदार उन्नति होने वाली है। इतना ही नहीं, विदेशी औषधियों के आयात पर भी बहुत सारा अंकुश लगेगा, क्योंकि भारत में औषधियों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी। भले ही चीन से कच्चे माल के आयात की स्थिति कुछ भी रहे, किंतु भारत में औषधि उत्पादन में बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना रहेगा और लगभग संपूर्ण विश्व में अपनी सप्लाई बनाए रखेगा। भारतीय टीकों का संपूर्ण विश्व में पताका लहराएगा। इतना ही नहीं, भारत के कोरोना नियंत्रण पर भी सरकार को अच्छी सफलता मिलेगी। ओमिक्रॉन के मामले 1 लाख से अत्यधिक बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। यह कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसको सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण पे आप लें और लापरवाही न करें। किंतु ज्योतिष के विश्लेषण के अनुसार ओमिक्रॉन के मामले प्रतिदिन 1 लाख से अधिक नहीं आने चाहिए। और अन्य उसके वेरिएंट्स हैं जैसे डेल्टा वगैरह, इसमें भी कुछ वृद्धि तो होगी, लेकिन महामारी की स्थिति बिल्कुल नहीं होने वाली है। इस बार यानी 2022 में ओमिक्रॉन चाहे अन्य कोरोना वायरस का प्रभाव पुनः एक बार बुजुर्गों पे बड़ी तेजी से होने वाला है। इसीलिए बुजुर्गों को थोड़ा विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खासकर अप्रैल 2022 तक। इसके बाद आते हैं भारत की राजनीति पे, यानी 2022 में भारत की राजनीति में क्या उथल पुथल आने वाला है या कुछ विशेष प्रगति होने वाली है। तो सबसे पहले आते हैं कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव पर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी लगभग निश्चित है, भले ही सीटों की मात्रा कुछ कम हो जाए। लगभग ज्योतिषीय अनुमान के अनुसार 277 से 287 के मध्य में बीजेपी की सीटों की संख्या रह सकती है। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी को शायद खाता खोलने का मौका मिल जाए। सर्वाधिक नुकसान अखिलेश यादव की पार्टी को हो सकता है। मायावती और कांग्रेस इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार अवश्य करेंगे। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन के आधार पर ही कुछ सीटें मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा उनका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला नहीं है। खासकर राकेश टिकैत जी जैसे किसान नेताओं को इस चुनाव में भी कोई खास सफलता मिलने का योग नहीं दिख रहा है। भले ही उनके उम्मीदवारों को आंशिक स्तर पे किसी प्रत्याशी को हराने या जिताने लायक वोट मिल जाए, किंतु अधिकतम लोगों के जमानत जब्त होने की भी संभावना हो सकती है, यानी उनके द्वारा किसान के नाम पे उतारे गए प्रत्याशियों को शायद अनुमानित सफलता नहीं मिले। इतना ही नहीं, कुछ खास बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश में दल बदल होने का भी योग बन रहा है। इसके बाद आते हैं पंजाब। पंजाब में वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान चरणजीत सिंह चन्नी जी का पुनरावृत्ति करना लगभग असंभव है, यानी कांग्रेस अपने सत्ता को बचाए रखने में शायद कामयाब नहीं हो पाएगी। इस बार पंजाब में आपके प्रदर्शन में भी गिरावट आने का योग है। कुंडली के अनुसार, यानी बीजेपी की कुंडली और अन्य कुंडलियों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि शायद शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का गठबंधन पुनः हो जाए, बल्कि इस गठबंधन का बीजेपी के नेताओं द्वारा ही विरोध किया जा सकता है, किंतु यह गठबंधन लगभग संभव है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने प्रभाव को एक बार साबित करने में फिर से सफल होंगे। वह पूर्णतः असफल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं और पंजाब की राजनीति में किंग मेकर की उनकी भूमिका बनी रहेगी। इसके बाद चर्चा करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी बीजेपी अपने सत्ता को बरकरार रखने में कामयाब होगी, बल्कि कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी अवश्य होगी। कुछ बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड में दल बदल कर सकते हैं, किंतु इसका विशेष लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा और कांग्रेस
सिर्फ अपने सीटों में वृद्धि कर पाएगी, किंतु सत्ता के चौकर तक पहुंचना शायद कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं गोवा की। गोवा में एक बार पुनः मिलीजुली सरकार का योग बन रहा है। शायद इस बार भी आप पार्टी वहां खाता नहीं खोल पाए। बाकी क्षेत्रीय दलों का प्रभाव वहां यथावत बना रहेगा। खासकर महाराष्ट्र गोवांतक पार्टी जैसे स्थानीय पार्टियां अपने प्रभाव को पुनः साबित करेंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में चुनाव के पूर्व भी दल बदल की राजनीति एक बार पूर्णतः हावी हो जाएगी और वहां भी गठबंधन के सरकारों का ही जोर रहेगा। वहां पे कुछ बड़ी राजनीतिक हत्याएं भी हो सकती हैं, यानी राजनीतिक स्तर पर कोई दंगा या कुछ छोटी मोटी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो राजनीति को प्रभावित कर सके। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का योग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के परिवर्तन का योग जरूर दिख रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री शायद अगली पंचवर्षीय अवधि को पूर्ण न कर पाए, उसके पूर्व भी उनको चेंज किया जा सकता है। शायद अगली बार शपथ लेना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। इस वर्ष के आखिरी में होने वाले गुजरात के चुनाव भी असमंजस वाले होंगे। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का टक्कर होगा, लेकिन वहां भी अंततोगत्वा बीजेपी अपने सत्ता को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी। यह मैंने आंशिक रूप से हर राज्यों का विश्लेषण किया है। एक एक वीडियो अलग अलग हर राज्यों का भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हर पार्टी के सीटों का लेखा जोखा भी होगा और उनके खास प्रत्याशियों के सीटों की स्थिति भी बताऊंगा। इसमें सिर्फ आपको आंशिक रूप से आपको बता दिया कि किन राज्यों की स्थिति ग्रह योग के प्रभाव से कैसी हो सकती है। अगले वीडियो में आप मेष आदि 12 राशियों का जनवरी माह का राशिफल अवश्य देखिए, उसको अतिशीघ्र आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।